भारत में सम्मोहन विद्या का आरंभ सभ्यताओं के आरंभ के साथ ही रहा है। इस विद्या को सम्मोहन के साथ साथ प्राण विद्या के नाम से भी जाना जाता था। वैदिक साहित्य विशेष रूप से अथर्ववेद में मंत्रों और सुझावों के माध्यम से रोग उपचार और मन को प्रभावित करने का कई संदर्भ प्राप्त होता है। भारतीय ऋषि मुनि अपनी आध्यात्मिक शक्ति और एकाग्रता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया करते थे। नमस्कार दोस्तों, अतीत लाइव की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए समझते हैं कि भारत का यह प्राचीन विद्या सम्मोहन क्या है और इसे कैसे सीखा जा सकता है। सम्मोहन का एक उत्कृष्ट और पौराणिक उदाहरण यह है कि जब देवता और दानव अमृत कलश के लिए आपस में लड़ रहे थे, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित कर दिया और अमृत कलश प्राप्त कर देवताओं को दे दिया था। आधुनिक विद्वानों ने श्रीमद् भगवद गीता के संवाद को अर्जुन के लिए एक प्रकार का सम्मोहन या हिप्नोथेरेपी माना है। युद्ध के मैदान में अर्जुन का मन हजार शंकाओं से भर उठा था। हाथ पैर कांपने लगे थे, धनुष गिर रहा था, स्मृति भ्रम, तीव्र चिंता और भावनात्मक आघात जैसी स्थिति थी। ऐसे में गीता का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कुछ इस प्रकार पड़ा कि श्री कृष्ण प्रथम अध्याय समाप्त करते करते अर्जुन की भावनाओं को मोड़ देते हैं। अब अर्जुन शोक से बाहर आकर अपनी शंका समाधान के लिए अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 समाप्त करते करते अर्जुन का ध्यान युद्ध से आंतरिक शक्ति की ओर मोड़ देते हैं। अध्याय 11 आते आते एक विशाल मानसिक दृश्य अर्जुन की पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और फाइनली 18वें अध्याय आते आते अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोहं, अर्थात मेरा मोह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। सम्मोहन के इतिहास में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब 19वीं शताब्दी में बंगाल में कार्यरत ब्रिटिश सर्जन जेम्स एस्डल ने देखा कि बंगाल के स्थानीय साधक और चिकित्सक मंत्रों और गहरी एकाग्रता का उपयोग करके शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के दर्द को कम कर देते हैं। क्योंकि उस समय एनेस्थीसिया का आविष्कार नहीं हुआ था, तो यूरोपीय देशों के पास सर्जरी से पहले बेहोश करने की कोई भी तकनीक मौजूद नहीं थी। इसलिए उस समय यूरोप में ऑपरेशन करना किसी युद्ध लड़ने जितना कठिन होता था। यूरोप में हिप्नोटिज्म का विकास फ्रांज एंटोन मेस्मर के एनिमल मैग्नेटिज्म के सिद्धांत से शुरू हुआ था। मेस्मर का मानना था कि जीवित प्राणियों में एक चुंबकीय तरल प्रवाहित होता है और इस तरल पदार्थ के असंतुलन से ही बीमारियां होती है। 19वीं शताब्दी में स्कॉटिश सर्जन जेम्स ब्रेड ने मेस्मर के सिद्धांतों को साइंटिफिक आधार प्रदान किया। उन्होंने पाया कि यह अवस्था किसी चुंबकीय बल से नहीं बल्कि किसी वस्तु पर दृष्टि को एकाग्र करने और मानसिक एकाग्रता से उत्पन्न होती है। ब्रेड ने इसे न्यूरोहिप्नोटिज्म कहा, जो हिप्नोटिज्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर कुछ शोधों के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नींद नहीं है और इसे मोनोइज्म कहना उचित होगा, मगर पुराना नाम ही प्रचलित रहा। हिप्नोटिज्म न केवल आपका स्किल डेवलप करता है बल्कि व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में भी सहायक होता है। इसका अभ्यास घर में भी किया जा सकता है। घर का एक शांत स्थान या एक ऐसा कोना जहां आप 20 मिनट तक शांति से बैठ सकें। सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करें, स्पष्ट करें कि आप क्या सुधारना चाहते हैं, नींद, एकाग्रता या आत्मविश्वास। फिर आती है विश्राम की प्रक्रिया। अपनी आंखों को बंद करें और पैर के अंगूठे से सर तक
शरीर के हर हिस्से को शिथिल होने का निर्देश दें। गहरे ट्रांस की कल्पना करें, जैसे आप बादलों में उड़ रहे हों या बगीचों में टहल रहे हों। इसे गहरा रूप देने के लिए अपने मन में 10 से 15 बार दोहराएं और महसूस करें कि आप ऐसा सच में कर रहे हैं। और फिर ध्यान की अवस्था से बाहर आने के लिए अपनी अंगुली को हल्का सा हिलाएं। एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोलें। त्राटक साधना एकाग्रता बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम भारतीय विधि है, जिसे चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है। मुख्य रूप से त्राटक 3 प्रकार के होते हैं: बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक और दर्पण त्राटक। बिंदु त्राटक में एक सफेद कागज पर काले बिंदु को आंखों के सामने रखकर उस पर ध्यान केंद्रित करना, यह एकाग्रता बढ़ाने का सबसे सरल और प्रारंभिक अभ्यास है। ज्योति त्राटक में एक अंधेरे कमरे में घी का दीपक या मोमबत्ती की लौ पर ध्यान केंद्रित करना आंखों में एक विशेष चमक और सम्मोहक शक्ति पैदा करती है। दर्पण त्राटक में दर्पण में अपनी आंखों की पुतलियों के बीच में देखना आत्मविश्वास बढ़ाने और स्वयं के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। त्राटक का अभ्यास करने से अंजना चक्र यानी तीसरी आंख जागृत होती है, जिससे सम्मोहनकर्ता की मानसिक शक्ति और कल्पना शक्ति में अपार वृद्धि होती है। यहाँ आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि यह एक ऐसा विषय है जिसे लेकर जनसामान्य के मन में काफी गलतफहमियां और मिथकों का समावेश हो चुका है। सामान्यतः समझा जाता है कि सम्मोहनकर्ता किसी को भी बस में कर सकता है, जबकि सम्मोहन एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध सम्मोहित नहीं हो सकता, और यदि अनुचित निर्देश दिए जाएं तो व्यक्ति तुरंत ट्रांस से बाहर आ जाएगा। दूसरा मिथक यह है कि सम्मोहन में व्यक्ति केवल सच बोलने के लिए मजबूर होता है। नहीं, सम्मोहन सत्य की मशीन नहीं है। व्यक्ति सम्मोहन में भी झूठ बोल सकता है या अपनी गोपनीय बातों को छुपा सकता है। एक मिथक यह भी है कि व्यक्ति ट्रांस में फंस सकता है, जबकि तथ्य यह है कि ट्रांस एक प्राकृतिक अवस्था है। यदि सम्मोहनकर्ता गायब भी हो जाएं, तो भी व्यक्ति या तो खुद जग जाएगा अथवा सामान्य नींद में चला जाएगा। अगर आपकी रुचि हिप्नोटिज्म में है तो डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली की पुस्तक प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म सम्मोहन के सिद्धांतों और प्रयोगों को समझने हेतु एक आधारभूत ग्रंथ है। सबसे जरूरी बात जो आपको जानना चाहिए कि खुद से या किसी की बातों में आकर अथवा कोई वीडियो आदि देखकर या किसी किताब के सहारे इसे सीखने की कोशिश बिल्कुल भी न करें। हिप्नोटिज्म कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है जो सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती है। इसे हमेशा एक प्रामाणिक संस्था से ही सीखा जाना चाहिए। सही मार्गदर्शन नहीं प्राप्त होने पर इसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 23 नवंबर 2003 को एक विज्ञापन के माध्यम से हिप्नोथेरेपी को एक मान्य उपचार पद्धति के रूप में स्वीकार किया है। हिप्नोटिज्म वर्तमान समय में एक उभरता हुआ करियर विकल्प भी है। इसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, जहां से इसे सीखकर एक सम्मानजनक करियर विकल्प के रूप में भी अपनाया जा सकता है। और इसे लेकर यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में।